मित्रों, सहयोगी दल जब आपके समर्थन से सरकार चलती है, जिसकी बड़ी संख्या वो बड़ा दल का नेता, जिसकी छोटी संख्या वो सहयोगी, और मंत्रिपरिषद से लेकर के सारी चीजों में हिस्सेदारी। प्रदेश में है तो कहीं किसी का लोकसभा अध्यक्ष, तो कहीं किसी का मुख्यमंत्री, कहीं किसी का उप मुख्यमंत्री। लेकिन अगर बात जब देश की आए और देश में उस नेता की आए जिसको पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने का, दम्भ के तरीके सरकार चलाने का, अपने नाम अपने चेहरे पे सरकार चलाने का अनुभव, चाहे वो 2002 से 2014 गुजरात हो या 2014 से लेकर के आज तक दिल्ली की बात कर लें, क्योंकि 2014, 19 फिर 24, लेकिन 24 का जो अप्रत्याशित परिणाम रहा कि 272 की संख्या भारतीय जनता पार्टी स्वयं में 9 भी नहीं पहुंच पाई। तो नया अनुभव शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी नया, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पुराना अनुभव तो अटल बिहारी वाजपेयी, एनडीए और यूपीए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अनुभव है ही, क्योंकि सभी दलों ने मिलकर सरकारें चलाई। लेकिन मोदी जी और अमित शाह की टीम के लिए बड़ा नया अनुभव था, और इस नए अनुभव में क्या क्या कड़वे घूंट पीने पड़ रहे हैं और नियमित पीने पड़ रहे हैं, वो हमने लोकसभा में देखा, लोकसभा के बाहर देखा, अभी बिहार का चुनाव आना जा रहा, उनके मंचों पे देख रहे हैं, बंगाल में देख रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार पर क्या असर पड़ा, और अब आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा, और किस तरीके से डंक लगातार या अपनी शर्तों पे बजट को लेकर के बाकी चीजों को मनाने का प्रयास वो सहयोगी दल कर रहे हैं जिनके बैसाखी के दम पे सरकार चल रही है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, मैं मनोज मिश्रा। बात शुरू करते हैं 2024 को लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिलने कि क्या क्या उसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या क्या परिणाम उनको भुगतने पड़ते हैं। उसे केवल 240 सीटें मिली, जबकि बहुमत के लिए 272 जरूरी था। ऐसे में बीजेपी ने अपने पुराने साथी यानी जेडीयू, टीडीपी, जेडीएस, एलजेपी जैसे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। इसी गठबंधन को एनडीए कहते हैं। वो अलग बात हो गई कि एनडीए में अकाली दल नहीं रहा, चूंकि वो स्थिति नहीं है। अब इस बार की मोदी सरकार, जिसे मोदी 3.0 कहा जाता है, वो जो कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार, जेडीयू के नीतीश कुमार, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, जेडीएस के कुमार स्वामी जैसे नेता और अहम हिस्से हैं सरकार के, इनके प्रतिनिधियों को मंत्री बनाया गया, इनकी बातें मानी गई। मंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि इनको विभाग इनके हिसाब से दिया गया जो इनकी डिमांड थी। लेकिन अब इसी एनडीए के भीतर ही कुछ या कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सहयोगी दलों के बीच मतभेद भी, और मतभेद ही नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी से अलग अपनी राय रखते हैं। नीतीश कुमार का रुख, नीतीश कुमार ने 2022 में बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई, लेकिन चुनाव से ठीक पहले फिर वो एनडीए में शामिल हुए। और चूंकि ये गठबंधन आना जाना, तो चाचा के बारे में पलटने जैसी बातें आपने कई बार कई चैनलों, कई माध्यमों से सुनी होंगी। केंद्र में उन्होंने अपने करीबी लल्लन सिंह को मंत्री बनवाया, लेकिन हाल ही में उन्होंने नीति आयोग की मीटिंग अटेंड नहीं की, और लगातार अटेंड नहीं की, और इशारा करता है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरह अगर आप देखें कि जिस बिहार के पीछे, जिस बिहार के साथ मंच पे चेहरा और पार्टी का चेहरा या गठबंधन का चेहरा नीतीश होते थे, चिराग पासवान उभर कर आते हैं और कहते हैं कि हम सभी सीटों को चुनाव लड़ेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि दिल्ली में तो सब ठीक है, वो भी मंत्री हैं, उनकी सरकार से भी का भी समर्थन है, लेकिन बिहार में ठीक नहीं है। टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू की चाल देखिए, बीजेपी से अलग होकर उन्होंने खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन जब मजबूरी आई या ये कहिए कि दोनों की जरूरत हुई, इंडिया के हिस्सा बन गए और अपने सांसद राम मोहन नायडू को मंत्री बनवाए। लेकिन वक्फ बिल के अमेंडमेंट पर उनकी भी अलग राय है, वो कुछ में कुछ संशोधन चाहते हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने कई बार कई मंचों से किया हुआ है, क्योंकि आंध्रा की राजनीति के मायने कुछ अलग है। वो मोदी जी की राजनीति पे आंध्रा में राजनीति नहीं कर सकते। कुमार स्वामी जेडीएस की रणनीति, कर्नाटक के जेडीएस ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, लेकिन दक्षिण भारत में अपनी अलग राय ही नहीं रखते, बल्कि उनके अपने विचार हैं, और अब तक खुलकर कोई विरोध नहीं है। लेकिन अंदर गति या उनके राज्य के अपने मसले, जिसमें वो क्षेत्रीय पार्टियां प्रभावी हैं, सरकार में रहती हैं, सरकार के बाहर रहती है, मेन प्रतिद्वंदी रहती, उनकी राय बीजेपी के साथ में, गठबंधन के साथ अलग होती है। रामदास अठवाले राज्यसभा सांसद, पार्टी में लगातार मंत्री, सरकार कोई भी हो, उन्हें मंत्री भी रहना, सांसद भी रहना, कांग्रेस के साथ भी रहते हैं, भाजपा के साथ भी रहते हैं। लेकिन अभी आप देखिए मराठी बनाम अमराठी के मुद्दे पर उनकी लाइन बीजेपी से अलग है, जबकि हमने आपने कई बार उनको देखा होगा लोकसभा में बोलते हुए, और वो हंसी मजाक में बड़ी बड़ी बातें कर जाता है। अजीत पवार का गुट, एआईएडीएम के जैसे दल एनडीए के साथ हैं या साथ आने की कोशिश में, लेकिन उनका भरोसा स्थायी नहीं माना जा सकता, क्योंकि कभी भी किसी के भी साथ जा सकते हैं जिसकी भारी या जिसकी सरकार या जिसकी संख्या भारी होगी, उसके साथ जाने को तैयार है। और एक जो वक्फ अमेंडमेंट बिल की लाइन में बहुत सारे लोग साथ में रहते हुए भी, उन्होंने नीतीश कुमार का उनका अपना
राजनीति करने का, उनके अपने समर्थन का, क्योंकि उनको पता है कि वो किस तरीके से, और उनका क्षेत्रीय दल के प्रभारी मतलब नेता होने के बावजूद बिहार में पिछले 20 साल से जो आदमी लगातार मुख्यमंत्री है, तो उसके कुछ न कुछ तो अपने कारण होंगे, अपने मायने होंगे। और इन गठबंधन नेताओं के साथ में वैचारिक, सैद्धांतिक, सरकारी और एक जो मुद्दा आया पीडीए, संविधान, हमने इस बार सबसे ज्यादा अगर दो चीजें सुनी होंगी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में, संविधान की रक्षा को लेकर के सभी कुर्बानी देने को साथ तक तैयार है और सभी संविधान के दायरे को लेकर के अपनी राजनीति भी कर रहे हैं। पीडीए में अगर आप देखे होंगे तो लगातार मैंने तो विगत 2024 से पहले 2024 के बाद संविधान को बचाने के, संविधान की रक्षा करने की बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी और डंके की चोट पर इन मुद्दों पे प्रहार करते, रक्षा करते, बचाते, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, अमित शाह हों, और शुरू 2024 के परिणाम आने के बाद, सरकार बनने के बाद कई बार हमने सदन में इस पे बहस और बहस पर खुल करके नेताओं के पक्ष और विपक्ष को देखा है। मित्रों, ये बातें मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि जब दल का बड़ा नेता या भारतीय जनता पार्टी जैसे या मोदी नेतृत्व की सरकार में जब आपकी सीटों की संख्या कम होती है, क्योंकि जब आपकी सीटों की संख्या ज्यादा होती है, मैंडेट जितने 272 से प्लस आप हैं, आप कुछ भी करिए, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। यही बात मोदी जी को पता है कि पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। जब आप 300, 280, 272, 285, 319 होते हैं, तब आपके सारे निर्णय पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र में मानने को लोग मजबूर होते हैं। चाहे कौन मुख्यमंत्री का प्रत्याशी होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कौन किस राज्य का गवर्नर होगा, केंद्र में किसको हम मंत्री बनाएंगे, किसको मंत्री नहीं बनाएंगे, ये सब वो पूर्ण बहुमत की सरकार और उस सरकार का जो सबसे लोकप्रिय चेहरा और नेता, यही कहिए कि जिसके नाम पर वोट मिला वो ही करेगा। तो 10 साल के बाद जब 2024 में मोदी 3.0 सरकार बनती है, तो वहां एक कमजोरी दिखती है कि वो 240 पर रुक गए हैं। अब जब 240 पर रुक गए हैं, तो आने वाले 5 साल या 2029 तक जो भी गठबंधन सरकार का नेता हो या मौजूदा प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हैं, इनको पता है, आपने देखा होगा पहलगाम से लेकर के बाकी जगहों भी, एक आप निर्णय स्वयं करने की स्थिति में नहीं होते, सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं को लेकर के आपको चलना पड़ता है। और जब सहयोगी दल आपके दक्षिण से लेकर के बिहार तक हो और विपक्ष में वो मजबूत पार्टियां हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हम अखिलेश यादव की बात कर ले, ममता बनर्जी की बात कर ले, राहुल गांधी की बात कर ले, या वो सारे नेता शरद पवार की बात कर ले, तब आपको जवाब नित्य प्रतिदिन देने पड़ते हैं सदन के अंदर और सदन के बाहर। और जो सदन के अंदर, सदन के बाहर, इस बार तो आपने देखा होगा मित्रों की पहलगाम की घटना होने के बाद जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने युद्ध विराम की घोषणा हमारे बजाय बल्कि देश के क्या विश्व को सबसे बड़ा राजनेता बार बार इस बात को कहता है कि युद्ध मैंने खत्म कराया, उसके बाद ही हमारा जो सामूहिक हमने 9 दलों में एक समूह को, नेताओं को बनाया और हमने उनको विदेश भेजा। विदेश में चाहे वो आप देखिए यहाँ मंचों पर, राजनीति पर, सदन में, सदन के बाहर, चाहे ओवैसी हो, चाहे वो, चूंकि 2 नाम चेहरे बहुत जबरदस्त आए उसमें ना, शशि थरूर को आप नहीं बोल सकते हो। तो जब आप, क्योंकि आपको विदेश में भेजना है, भारत के में अपना पक्ष रखना, अपनी बात रखनी, तो इन सब चीजों से मोदी जी और मोदी जी की जो टीम है, कोर टीम है, वो संख्या बल के आगे कमजोर हुई और इसका असर आपको आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में दिख रहा होगा, चुनाव से पहले। दूसरा, आप देखिए जिस तरीके से वहां वोटर को लेकर के लगातार सड़कों पे लोग हैं, कौन वोटर रहेगा, कौन नहीं वोटर रहेगा, चुनाव आयोग कितने कागज मांग रहा है, कैसे कागज मांग रहा है, तो उन सब बातों का भी असर, नीतीश कुमार का चेहरा अभी तक चुनाव के बाद प्रधान मुख्यमंत्री वही होंगे, नहीं होंगे, उनके स्वास्थ्य के हवाला से, स्वास्थ्य के कारणों से। और दूसरी तरफ चाहे वो मांझी हो, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो आपके मैं बार बार कह चुका हूं चिराग पासवान हो, ये सब अगर डेंट कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग, सपोर्ट से अगर नीतीश कुमार को डेंट करेंगे, इसका मतलब है कि दूरदर्शी नीतीश कुमार को भी सोचना पड़ेगा। नीतीश कुमार का नीति आयोग या दिल्ली में आकर के बैठकों में, मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं होना। नीतीश कुमार बड़े इस मामले में बहुत सजग और
रहे हैं वो लालू के साथ भी रहते हैं, लालू का विरोध भी करते हैं, जंगल राज पे भी बात करते हैं, भाजपा के साथ भी रहते हैं, मुसलमानों के साथ जाकर रोजा अफ्तारी भी करते हैं। तो ये जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है नीतीश कुमार जी, इन पर मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूं कि बाकी अन्य दलों को तो चुनाव प्रदेश कभी दूर है, वहां स्थितियां क्या बनती है बात की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 240 और 272 के बीच की जो लड़ाई है 32 सीटों को, इसको सदन से पहले, सदन के बाहर, सदन के अंदर, मंचों पे, चुनाव पे, खासकर प्रधानमंत्री को रोज झेलना पड़ रहा है। और अभी आगे क्या क्या चीजें गुल खिलाती हैं, कैसे कैसे क्या क्या बदलाव आते हैं, तो यही होता है कि कमजोर सरकार, कमजोर नेतृत्व, मजबूत सरकार, मजबूत नेतृत्व, वो संख्या बल पर होता, चाहे वो देश का हो चाहे वो प्रदेश का। आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, और आपके प्यार ने, आपके सहयोग ने, मेरा अनुरोध होगा कि आप अपने जानने वालों को, अपने स्वयं को इसके साथ जोड़े रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, देखें और शेयर करें। धन्यवाद।